मूवी के शुरू में हम एक चाइनीज आदमी को देखते हैं जो कि लंदन की पुलिस से बच रहा होता है क्योंकि उसने लंदन के बैंक से कुछ बहुत कीमती सामान चुराया था। उस आदमी के पीछे अभी भी लंदन पुलिस होती है, इसलिए वो उनसे बचने के लिए एक दरख्त का इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर चढ़कर छुप जाता है। दरख्त के ऊपर से उस चाइनीज को एक साइंटिस्ट दिखता है जो कि अपना एक्सपेरिमेंट टेस्ट करने के लिए अपने नौकर को किसी मशीन में फिक्स कर रहा था। दरअसल ये मशीन एक कार थी जो कि 50 माइल्स पर आवर के हिसाब से सफर तय कर सकती थी। दरअसल मूवी में जो टाइम बताया जा रहा है वो 1890 का है और इस टाइम कोई भी कार इससे तेज नहीं चल सकती थी। यहाँ इस साइंटिस्ट का नौकर इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इनकार कर देता है और कहता है मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं इससे हाथ धोना नहीं चाहता, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ उस साइंटिस्ट की उम्मीदें टूटने लगी थी क्योंकि यहाँ उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं था और ये सब वो चाइनीज देख रहा था। यहाँ वो चाइनीज आदमी सोचता है कि मेरे पीछे तो वैसे ही पुलिस लगी है, क्यों ना मैं इसकी मदद ही कर दूं। इस काम से मैं पुलिस से भी बच जाऊंगा और इसकी भी मदद हो जाएगी। ये सोचकर वो साइंटिस्ट के पास चला जाता है और साइंटिस्ट भी उसे नौकरी दे देता है। अब साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता है। वो चाइनीज को एक हेलमेट देता है और उसे उस इंजन कार में बिठा देता है। उस साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो रहा होता है क्योंकि वो कार चलने लगती है और चाइनीज आदमी को अब वो स्पीड बढ़ाने को कहता है, लेकिन चाइनीज उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता और एकदम स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो कार पीछे से टूट जाती है और साइंटिस्ट जाकर एक टावर में लगता है, यानी टावर से बुरी तरह टकरा जाता है। यहाँ साइंटिस्ट तो बहुत खुश होता है क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब जो हो चुका होता है, लेकिन चाइनीज इस काम से माफी मांग लेता है। उसको भी अपनी जान की परवाह होने लगती है और वो कहता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, जिस पर साइंटिस्ट उसे बहुत रोकता है। यहाँ साइंटिस्ट चाइनीज को समझा रहा होता है कि तुम प्लीज मेरे पास रुक जाओ, हम बहुत से एक्सपेरिमेंट साथ करेंगे। कि इतने में ही वहाँ दोबारा पुलिस आ जाती है और चाइनीज के पास उसके पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। चाइनीज उस नौकरी के लिए दोबारा हामी भर लेता है और उस साइंटिस्ट के साथ उसके घर पर चला जाता है जो पुलिस से बचने के लिए एक बहुत अच्छी जगह थी। अब यहाँ साइंटिस्ट के घर पर वो दोनों इकट्ठे होते हैं। जब साइंटिस्ट उस चाइनीज का नाम पूछता है तो वो अपना नाम फेक बताता है और कहता है कि मेरा नाम पासपोर्ट आउट है। ये नाम उस साइंटिस्ट को भी अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। अब साइंटिस्ट चाइनीज से बातें करते हुए अपने एक्सपेरिमेंट और फ्यूचर के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा जहाज बनाऊं जो उड़े, यानी एक उड़ने वाला जहाज बनाना चाहता हूँ। यहाँ वो चाइनीज उस साइंटिस्ट से बहुत इम्प्रेस होता है और अब हम देखते हैं कि चाइनीज अपने फादर को खत लिख रहा है। यहाँ खत लिखते हुए हमें उस सामान के बारे में भी पता चलता है जो उसने बैंक से चुराया था। दरअसल वो एक लॉफिंग बुद्धा की मूर्ति थी जो बहुत ज्यादा कीमती थी। ये मूर्ति कुछ लोगों ने उनके गांव से चुरा ली थी, जिसकी वजह से उनके गांव में बहुत मुसीबतें आ रही थी। वो खत में लिखता है कि मैं जल्दी उस मूर्ति को लेकर गांव आ जाऊंगा ताकि गांव बिल्कुल पहले जैसा हो जाए। अब मूवी में सीन चेंज होते हैं और हम रॉयल साइंस एकेडमी के हेड लॉर्ड केल्विन को देखते हैं जो उस मूर्ति में इंटरेस्टेड था। वो मूर्ति जो चाइनीज ने चुराई थी और यहाँ हमें चाइनीज औरत भी मिलती है। ये चाइनीज औरत एक गैंगस्टर ग्रुप की हेड थी। ये औरत बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और यहाँ लंदन आके इसे लॉर्ड केल्विन की मदद से उसे बैंक में रखवा दिया था ताकि वो मूर्ति को बेच सके और उससे पैसे कमा सके। अब क्योंकि वो मूर्ति चोरी हो चुकी थी, इसीलिए उस गैंगस्टर को लॉर्ड केल्विन पर बहुत गुस्सा था और अब वो चाहती थी कि वो मूर्ति दोबारा आ जाए ताकि वो दोबारा उसे लॉर्ड केल्विन के हवाले कर सके और उससे फिर पैसे कमा सके। और इस बार वो लॉर्ड केल्विन को धमकी देती है कि अगर ये गुम हुई तो तुम्हारी जान नहीं बख्शी जाएगी, यानी कि तुम्हें मार दिया जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साइंटिस्ट और चाइनीज रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस आते हैं। वो साइंटिस्ट वहाँ पर मौजूद सभी साइंटिस्ट को बताता है कि मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। वो कहता है कि मैंने एक ऐसा व्हीकल बना लिया है जो 50 माइल पर आवर की स्पीड से चलता है। यहाँ पर लॉर्ड केल्विन जो रॉयल एकेडमी का हेड होता है उसकी बात पर बहुत हंसता है और कहता है कि ऐसे बेकार एक्सपेरिमेंट्स की ना हमें जरूरत है और ना हमारी आवाम को। लॉर्ड केल्विन उस साइंटिस्ट का बहुत मजाक उड़ाता है और दोनों की बहस चलती रहती है। इसी बहस के दौरान लॉर्ड केल्विन और साइंटिस्ट की बात दुनिया की सैर की तरफ चली जाती है, जिस पर साइंटिस्ट कहता है कि अब तो दुनिया की सैर 80 दिनों में मुमकिन है।
इस बात को लॉर्ड केल्विन हंसते हुए इम्पॉसिबल कह देता है, जिस पर उन दोनों के दरमियान में शर्त लग जाती है कि वो साइंटिस्ट 80 दिनों में पूरी दुनिया की सैर कर यहाँ पर वापस आएगा, और अगर वो वापस ना आ सका तो वो पूरी जिंदगी कोई भी इन्वेंशन नहीं कर पाएगा। यहाँ पर साइंटिस्ट लॉर्ड केल्विन की बात मानते हुए एक अपनी शर्त भी रख देता है। वो कहता है कि अगर आप ये शर्त हार गए तो आपको ये एकेडमी छोड़नी पड़ेगी, और जीतने पर यहाँ का नेक्स्ट मिनिस्टर मैं बनूंगा। अब हम साइंटिस्ट को घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा परेशान होता है कि ये काम कैसे करेगा, जिस पर चाइनीज उसको हौसला देता है। चाइनीज उसे कहता है कि हम दोनों मिलकर ये काम पॉसिबल कर सकते हैं। यहाँ पर चाइनीज का अपना भी मतलब था, क्योंकि वो उस साइंटिस्ट के जरिए अपने गांव पहुंचना चाहता था। इस बात पर वो एग्री हो जाते हैं और अगले दिन हम देखते हैं कि उन्होंने अपना सफर स्टार्ट कर दिया है। लेकिन इतने में ही यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो कहता है कि तुम्हारी ये मोटर कार लंदन की सड़कों पर चढ़ने के काबिल नहीं है। पर यहाँ पर उस पुलिस ऑफिसर की हकीकत कुछ और है। दरअसल वो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है जो लॉर्ड केल्विन के कहने पर यहाँ आया है, क्योंकि लॉर्ड केल्विन के दिल में भी थोड़ा थोड़ा डर है इस बात का कि कहीं वो शर्त जीत ना जाए। इसीलिए वो साइंटिस्ट के रास्ते में मुश्किलें ला रहा है। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम साइंटिस्ट और चाइनीज दोनों को पेरिस में देखते हैं, जहाँ से वो अपना जर्मनी का सफर शुरू करने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो इस काम के लिए थोड़ा लेट हो जाएंगे। यहाँ उस चाइनीज आदमी को अपने साथ बहुत सारे चाइनीज आदमी दिखते हैं और उसे शक होता है कि शायद ये आदमी उस गैंगस्टर के हैं जो उससे मूर्ति लेना चाहते हैं। इसीलिए वो साइंटिस्ट को लेकर वहाँ से जल्दी से एक आर्ट गैलरी में चला जाता है जो उनके बहुत करीब थी। यहाँ पर उस साइंटिस्ट की मुलाकात एक बहुत ही अच्छी और प्यारी पेंटर से होती है। उसे उस पेंटर की एक पेंटिंग के अलावा कोई भी पेंटिंग बिल्कुल पसंद नहीं आती। जो एक पसंद आती है वो भी इसलिए कि उसमें एक आदमी अपने परों के जरिए उड़ रहा होता है, क्योंकि वो साइंटिस्ट भी ऐसा ही चाहता था कि एक जहाज बनाए जिसमें इंसान उड़ सके। इसी दौरान बहुत से चाइनीज आदमी जिनको हम इससे पहले आर्ट गैलरी से बाहर देख चुके हैं, वो उस चाइनीज आदमी को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर उस चाइनीज आदमी की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि उसे मार्शल आर्ट का इल्म होता है और वो वहाँ पर उन सब से बच जाता है। इसी के साथ वहाँ आर्ट गैलरी में उस आर्ट गैलरी का मालिक उस पेंटर को ये कहकर बाहर निकाल देता है कि तुम्हारी पेंटिंग्स बहुत बेकार होती हैं, जिस पर उसका दिल टूट जाता है और वो साइंटिस्ट से रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम मुझे भी अपने साथ जर्मनी ले जा सकते हो। यहाँ पर वो तीनों जर्मनी तक का सफर एक हॉट एयर बलून की मदद से तय करने की सोचते हैं। बदकिस्मती से यहाँ पर दोबारा उस गैंगस्टर के आदमी आ जाते हैं और पासपोर्ट आउट को पकड़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर भी पासपोर्ट आउट कामयाब हो जाता है और साइंटिस्ट के साथ अपना सफर जारी रखता है। अब यहाँ साइंटिस्ट के पूछने पर पासपोर्ट आउट दोबारा एक झूठ बोल देता है और कहता है कि ये सारे आदमी मेरे गांव के थे और हम काफी अरसे बाद मिले थे, इसलिए वो चाहते थे कि मैं यहाँ से ना जाऊँ। ये बात साइंटिस्ट तो मान लेता है, लेकिन वो लड़की उसका झूठ पहचान लेती है। इसके बाद हम उन सबको एक ट्रेन में देखते हैं, जहाँ पर साइंटिस्ट को लगता है कि इस ट्रेन की स्पीड कम है और हम पहुँचते पहुँचते लेट हो जाएंगे, इसलिए वो ट्रेन के ड्राइवर के पास जाकर स्पीड बढ़ाने को कहता है। इसी दौरान पीछे से वो पेंटर पासपोर्ट आउट को कहती है कि मैं जानती हूँ ना तुम्हारा नाम पासपोर्ट आउट है और ना ही वो लोग तुम्हारे गांव के थे, और कहती है कि तुम मुझे सारी कहानी सच सच बता दो, नहीं तो मैं उस साइंटिस्ट को बता दूंगी। इस बात पर पासपोर्ट आउट अपनी मूर्ति निकालता है और उस गैंगस्टर के बारे में भी सब कुछ बता देता है। अब यहाँ पर लेडी दोबारा उस आदमी को धमकाती है और कहती है कि अब मुझे तुम्हारा सच बिल्कुल पता है और मैं ये साइंटिस्ट को भी बता सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है जिसके बारे में ये नहीं बताऊंगी। चाइनीज उसकी शर्त मान लेता है, जो कि ये होती है कि वो उसके साथ सफर कंटिन्यू कर रखना चाहती थी, जर्मनी में छोड़कर ना जाए, क्योंकि अब वो लड़की साइंटिस्ट को पसंद करने लगी थी। इसके बाद पासपोर्ट आउट साइंटिस्ट से बात कर भी लेता है और साइंटिस्ट भी उसकी बात मान लेता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो लोग तुर्की के सफर पर थे कि वहाँ दोबारा वही पुलिस ऑफिसर आ जाता है। अब जैसे ही वो पासपोर्ट आउट को हथकड़ी लगाने लगता है तो पासपोर्ट आउट उसे खिड़की से नीचे गिरा देता है और इस तरह वो ट्रेन से बाहर गिर जाता है। तुर्की पहुँचने पर वहाँ का बादशाह इन लोगों को अपने महल में इन्वाइट करता है। साइंटिस्ट तो वहाँ नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो सोल्जर उसे जबरदस्ती वहाँ ले जाते हैं। महल में पहुँचकर वो देखते हैं कि वहाँ पर गाने बजाने का माहौल था और एक बहुत खूबसूरत ही मूर्ति, और यहाँ पर बादशाह खुद गाना गा रहा था। बादशाह इन लोगों को एक बहुत ही शानदार दावत देता है और इस दावत के दौरान उस बादशाह को वो पेंटर बहुत पसंद आ जाती है, और जब बादशाह उस पेंटर की तारीफ कर रहा होता है तो उसी टाइम साइंटिस्ट भी बोलता है कि ये उस वक्त सबसे प्यारी लगती हैं जब ये पेंटिंग कर रही होती हैं।
यहाँ पर उस लड़की को लगता है कि अब साइंटिस्ट भी उसे पसंद करने लगा है, जिसको देखकर उसके मुंह पर बहुत ज्यादा मुस्कुराहट आ जाती है। अब जब वो तीनों वहाँ से वापस जाने लगते हैं तो बादशाह उस पेंटर को रोक देता है और कहता है कि मैं अब इससे शादी करूंगा। इस बात पर साइंटिस्ट गुस्सा करता है, लेकिन बादशाह को फर्क नहीं पड़ता और वो अपने सिपाहियों को कहकर उसे वहाँ से निकलवा देता है। अब जब उन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं रहता तो अचानक उनके दिमाग में आइडिया आता है और वो बादशाह की फेवरेट मूर्ति को उठाकर गिराने की धमकी देते हैं, जिस पर बादशाह लड़की को वापस कर देता है। और इसी के साथ साइंटिस्ट उसे कहता है कि तुम और तुम्हारे सिपाही यहाँ से किसी दूर कमरे में चले जाएं। बादशाह और सिपाहियों के वहाँ से चले जाने के बाद वो देखता है कि उससे उस मूर्ति का हाथ टूट गया है। यहाँ पर वो जल्दी से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और उस हाथ से ही महल का दरवाजा लॉक कर देते हैं। और जब बादशाह अपनी मूर्ति को देखता है तो बहुत ही गुस्से से चिल्लाता है। और जैसे ही ये सब लॉर्ड केल्विन को पता चलता है कि वो इंडिया पहुंच चुके हैं तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि क्यों ना इंडिया में मौजूद ब्रिटिश हुकूमत की मदद से इनको पकड़वा दिया जाए और कुछ दिन जेल में बंद रहेंगे तो इसका सफर देर से होगा। और यहाँ पर कुछ ऐसा ही होता है। ब्रिटिश आर्मी के लोग उन दोनों को ढूंढने लगते हैं और यहाँ पर साथ ही साथ उस गैंगस्टर के भी लोग आ जाते हैं जिसको लाफिंग बुद्धा की मूर्ति चाहिए। यहाँ पासपोर्ट आउट गैंगस्टर के लोगों को मारकर और आखिर ब्रिटिश पुलिस से बचकर वो लोग चाइना पहुंच जाते हैं। चाइना में लोग पासपोर्ट आउट को किसी और नाम से पुकार रहे होते हैं और उसके गांव वापस आने पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। साथ ही साथ उस गांव में पासपोर्ट आउट की तस्वीरें देखकर वो साइंटिस्ट बहुत ज्यादा अजीब फील करता है और जैसे ही वो पासपोर्ट आउट से पूछता है तो पासपोर्ट आउट बहुत शर्मिंदा होकर उसे सब कुछ बताता है। यहाँ साइंटिस्ट बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और जब उसे पता चलता है कि पेंटर को भी ये बात पता है तो उसका दुख और ज्यादा बढ़ जाता है। अब साइंटिस्ट उन दोनों को यहाँ पर छोड़ के जाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही बाहर जाता है तो गैंगस्टर के लोग उसे पकड़ लेते हैं जिनको मूर्ति वापस चाहिए थी। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों एक लकड़ी के रैक में बंद हैं। अब वहाँ पर गैंगस्टर का एक आदमी उनसे मूर्ति के बारे में पूछता है, जिसके बारे में कोई कुछ भी जवाब नहीं देता और फिर वो लोग साइंटिस्ट को मारने लगते हैं, जिस पर पासपोर्ट आउट कहता है कि अगर तुम्हें लड़ना ही है तो मेरे से आके लड़ो। और इस बात पर वो सिपाही पासपोर्ट आउट को खोल देते हैं, पर यहाँ पासपोर्ट आउट जीतने में कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि इस बार सिपाही बहुत ज्यादा थे और पासपोर्ट आउट तो सिर्फ एक। और इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पे 10 टाइगर्स आ जाते हैं। 10 टाइगर मार्शल आर्ट के माहिर और उस गांव के सिपाही होते हैं। वहाँ पर वो टाइगर सिर्फ 9 थे और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पासपोर्ट आउट भी एक टाइगर है, यानी मार्शल आर्ट का माहिर। इसके बाद हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट पासपोर्ट आउट और उस पेंटर को गुड बाय कहकर वहाँ से निकल जाता है और अमेरिका पहुँचता है। अमेरिका में उसका सामना एक फ्रॉड लेडी से होता है जो उसके सारे पैसे लेकर भाग जाती है और ऐसे में उसका सफर करना तो दूर, उसके लिए खाने के लिए भी मुश्किल हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पासपोर्ट आउट और पेंटर साइंटिस्ट को ढूंढ निकालते हैं और उससे माफी मांग लेते हैं। अब साइंटिस्ट भी यहाँ पर उससे माफी मांग लेता है। यहाँ से वो दोबारा अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अब सीन गैंगस्टर और लॉर्ड केल्विन की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर वो प्लान कर रहे होते हैं कि हमें वो मूर्ति तो नहीं मिल सकी, लेकिन उसी गांव के नीचे बहुत कीमती हीरे हैं, हम वो तो हासिल कर सकते हैं। जिस पर लॉर्ड केल्विन कहता है बिल्कुल जरूर, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, जो कि साइंटिस्ट का सफर रोकने का था। वो कहता है कि अगर वो साइंटिस्ट जीत गया तो मेरे हाथ से पावर्स चली जाएंगी और मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को एक सेहरा में देखते हैं, जहाँ पर वो 2 आदमियों की हेल्प से एक रेलवे ट्रैक तक पहुँच पाते हैं और उस ट्रेन के जरिए ये लोग न्यूयॉर्क पहुँच जाते हैं और ये इनका 72वां दिन होता है, यानी 72 डेज गुजर चुके हैं। न्यूयॉर्क से वो अपना सफर इंग्लैंड के लिए शुरू ही करने वाले होते हैं कि वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आकर उन्हें अरेस्ट कर लेता है और कुछ पैसों के लिए उस गैंगस्टर के हवाले कर देता है जो पहले वो मूर्ति चाहती थी और अब उन लोगों को मारना। यहाँ पर पासपोर्ट आउट उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, इनसे मैं निपट लूंगा, क्योंकि तुम्हारा ये जर्नी कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम कोई इन्वेंशन नहीं कर पाओगे। इस पर वो साइंटिस्ट कहता है कि अब मुझे तुम्हारे से जरूरी कुछ नहीं, और वो तीनों मिलकर उस औरत और उसके साथियों को खत्म कर देते हैं। और अब आखिरकार वो एक बहरी जहाज में होते हैं जो लंदन की तरफ जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर साइंटिस्ट एक कैलकुलेशन करता है और उसे पता चलता है कि ये जहाज टाइम पर लंदन नहीं पहुँचेगा। बदकिस्मती से उस जहाज का ईंधन भी खत्म
हो जाता है जिससे वो जहाज चल रहा था। यहाँ पर साइंटिस्ट के दिमाग में एक बहुत ही कमाल का आइडिया आता है और वो सोचता है कि वो क्यों ना इस बहरी जहाज से एक हवाई जहाज बना ले, और वो इसके कैप्टन से ये जहाज ये कहकर ले लेता है कि जब मैं वापस पहुंच जाऊंगा तो तुम्हें एक जहाज दे दूंगा। कैप्टन उसका फैन होता है और ये सोचकर वो जहाज दे देता है कि इसके जीत के बाद हमारी जीत होगी। साइंटिस्ट उस बहरी जहाज की मशीनरी और लकड़ी यूज करके एक हवाई जहाज बना लेता है। यहाँ पर उस साइंटिस्ट का जहाज तैयार था जो सफर के लिए उन्हें कहीं भी ले जा सकता था। आसमान में कुछ ही देर के सफर के बाद वो लंदन की सतह पर होते हैं, लेकिन वहाँ पर उस जहाज की रस्सियाँ टूटने लगती हैं और वो अचानक क्रैश लैंडिंग लंदन में करते हैं। अब लंदन में उनका सामना लॉर्ड केल्विन से होता है जो कि उन्हें बताते हैं कि तुम शायद हार चुके हो और तुम्हें अरेस्ट करवा दिया जाएगा। लेकिन उतने में ही वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो लॉर्ड केल्विन के लिए काम कर रहा था और वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को लॉर्ड केल्विन की सच्चाई बता देता है। और लॉर्ड केल्विन कहता है कि मैंने वाकई में इसका सफर रोकने की कोशिश की थी, तो तुम सब क्या कर सकते हो। इतने में ही पीछे वहाँ पर क्वीन आ जाती है। वो ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और लॉर्ड केल्विन को अरेस्ट करवा देती हैं। यहाँ पर क्वीन उसे कहती है कि मुझे तुम पर फख्र है और आज से तुम ही रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस के मिनिस्टर हो। और इसी के साथ वो ये भी बताती है कि आज डे 79 है और तुम्हारे पास एक दिन और है। जिसे सुनकर पासपोर्ट आउट बताता है कि जब हम कोई मुल्क पार करते थे तो मैं तुम्हारी घड़ी 1 घंटा आगे कर देता था और जैसे ही हमने 24 मुल्क खत्म किए तुम्हारी घड़ी 24 घंटे आगे हो गई। और इस तरह वो साइंटिस्ट फील्ड गेस अपनी शर्त जीत जाता है और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।